सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग को जीएसटी का रिवीजन करना है। तो इसमें वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, सप्लाई। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में तो बेसिक्स अबाउट जीएसटी है, टाइप्स ऑफ जीएसटी है, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, तो वो सब तो आपको क्लियर ही है। वैसे थोड़ा बहुत अबाउट जीएसटी काउंसिल है, पता है ना, कौन से प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है, किस पे नहीं लगता है ना, कौन से प्रोडक्ट पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, ये सब बेसिक पता है आपको, है ना। उसके छोटे छोटे चार्ट्स हम लोग ने बनाए थे। अब सेकंड चैप्टर है सप्लाई अंडर जीएसटी। ये भी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें देर इज वन सेक्शन 7 एंड वन सेक्शन 8। सेक्शन 7 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अबाउट द स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 8 में पढ़ते हैं अबाउट मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई। याद है क्या ऐसा कुछ? सेक्शन 7 सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो सप्लाई इंक्लूड्स ए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जहां पर सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और ये भी नया इंसर्ट हुआ है, सप्लाई बाय एन एसोसिएशन और क्लब टू इट्स मेंबर्स, ओके, और अदर वे राउंड। तो ये भी स्पेशली सप्लाई में इंक्लूड हुआ है। देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इसको भी हम लोग सप्लाई मानते हैं। एंड ऑल ट्रांजेक्शंस कवर्ड अंडर शेड्यूल 1 वेदर और नॉट इवन इफ इट इज नॉट मेड फॉर कंसिडरेशन। तो यहाँ C क्रॉस लिखा है, मतलब क्या कि कंसिडरेशन का एलिमेंट मिसिंग है तो भी इसको हम लोग सप्लाई मानते हैं। अब शेड्यूल 1 में जो हम लोग ने 4 एक्टिविटीज देखी थी वो भी हमको देखना है अभी, राइट। फिर कुछ शेड्यूल 2 में आइटम लिखे हैं जिसको गुड्स और सर्विसेज का क्लासिफिकेशन है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, थैंक यू। देन कुछ शेड्यूल 3 के एक्टिविटीज है जिसको सप्लाई नहीं मानते हैं, जिसको हम लोग सप्लाई नहीं मानते हैं, ओके, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ऐसा। देन हम लोग ने देखा है कि कुछ नोटिफाइड ट्रांजेक्शन है जिसको सप्लाई नहीं मानते हैं। तो अभी इसको डिटेल में अगर हम लोग देखने जाएं तो एक होता है कि देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मे बी पेड इन कैश और बाय काइंड। कंसिडरेशन वुड जनरली मीन एनी पेमेंट और एनी एक्ट और फोरबियरेंस, उसका मॉनिटरी वैल्यू, मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, in response to supply or for inducement of supply. Consideration can be paid by recipient or by any other person. Consideration excludes सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी। ये वैल्यू वाले सेक्शन में भी देखा था हमने, सेक्शन 15 की कंसिडर वैल्यू में से गवर्नमेंट सब्सिडी एक्सक्लूड होती है, और डिपॉजिट्स अनलेस विच आर अप्लाइड एज कंसिडरेशन। देन इसमें ये भी देखा है हम लोगों ने कि जो गुड्स हैं उसके स्कोप में क्या क्या आता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इवन एक्शनेबल क्लेम। बट एक्शनेबल क्लेम सप्लाई के स्कोप के बाहर किया है दूसरी तरफ शेड्यूल 3 में, और एक्सेप्ट फॉर लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग पे जीएसटी लगता है, इट इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ सप्लाई। देन जो मूवेबल ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह रहते हैं जिसको सीवियर कर रहे हैं, और मनी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, इसको हम लोग सप्लाई, इसको हम लोग गुड्स मानते हैं। मनी एंड सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज are excluded from the scope of goods, and grass etc which are not severed from the plot, not severed from the land, तो वो गुड्स के स्कोप के बियॉन्ड बाहर है। सर्विसेज में हमने क्या देखा था, एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, एंड इंक्लूड्स एक्टिविटी टुवर्ड्स यूज और कन्वर्जन ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। याद है क्या आपको कि अगर मैं एक एजेंट हूं और आपको पैसा कन्वर्ट करना है डॉलर्स को रुपीज में, और उसके मैं चार्जेस चार्ज करता हूँ, तो दैट पार्ट इज चार्जेबल, वो सर्विस हो गया। लेकिन जो मनी का एक्सचेंज हुआ उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है। एंड देन एक्टिविटी ऑफ फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर, ओके, इन द स्कोप ऑफ सर्विसेज। तो ये हम लोग ने देखा है। इसके अलावा देन ये तो कुछ डेफिनेशंस थी। देन देयर वाज अ डेफिनेशन ऑफ पर्सन जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है ना, इंडिविजुअल, एओपी, एचयूएफ, कंपनी, और बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी, इवन गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाता है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन एंड सो ऑन, लोकल अथॉरिटी। अब यहाँ पर देखिए कि कंसिडरेशन एंड बिजनेस दोनों की टेस्ट फुलफिल होना चाहिए अगर नॉर्मल आपको सप्लाई के स्कोप में आना है तो। लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इवन इफ इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इंपोर्टर के एंगल से उसको सप्लाई बोलते हैं, तो इंपोर्टर को उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ता है। देन शेड्यूल 1 में ये 4 टाइप के आइटम्स कवर्ड है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट जिस पे आईटीसी लिया था, तो भले ही बदले में कंसिडरेशन नहीं मिली, उसको हम लोग सप्लाई मानते हैं, ओके, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल चुका है। देन ट्रांजैक्शन और सप्लाई बिटवीन related persons or between
डिस्टिंक्ट पर्सन्स, इसका भी डेफिनेशन दिया है आपको। रिलेटेड पर्सन्स के डेफिनेशन में लास्ट में रिलेटिव आता है, लेकिन उसके अलावा भी इवन पार्टनर्स आर कंसीडर्ड एज रिलेटेड, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर कंसीडर्ड एज रिलेटिव, कॉमन कंट्रोल है तो रिलेटेड मानते हैं। वो डेफिनेशन सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, जो हम लोग यहाँ पर उसका वापस एक बार रेफरेंस देखते हैं। तो रिलेटेड पर्सन्स के बीच की ट्रांजैक्शन में भी अगर कंसिडरेशन मिसिंग है तो भी सप्लाई मानते हैं। एंड सिमिलरली डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में सप्लाई मानते हैं, कंसिडरेशन नहीं है तो। डिस्टिंक्ट पर्सन्स मतलब कौन होते हैं? जिनका सेम पैन है इनकम टैक्स का, बट जीएसटी रजिस्ट्रेशन उन लोगों ने सेपरेट लेके रखा है, बराबर। और इसमें एक एक्सेप्शन है, वेयर एम्प्लॉयर इज गिविंग फ्री गिफ्ट्स एक्सेट्रा टू एम्प्लॉइज अप टू ₹50,000, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। और अगर एम्प्लॉयमेंट के स्कोप में ही कुछ है वो दिया तो उसको तो वैसे भी सप्लाई नहीं मानते हैं, करेक्ट, क्योंकि एम्प्लॉय ने अगर एम्प्लॉयमेंट के स्कोप में कुछ सर्विसेज परफॉर्म किया है तो उसके बदले में जो मिल रहा है उसको सप्लाई नहीं मानता। देन प्रिंसिपल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एजेंट, ओके, जो फर्दर कस्टमर को देने वाला है। तो यहाँ पर अगर एजेंट जो है वो बिलिंग कैसा करता है? सेपरेटली अपने नाम पे करता है, तो फिर ये वाले केस में कवर हो जाता है। तो प्रिंसिपल टू एजेंट को हम लोग सप्लाई मानते हैं। सिमिलरली एजेंट इज प्रोक्योरिंग सम सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर एंड फर्दर सर्विसेज नहीं, सॉरी, गुड्स की बात है, एंड प्रोवाइडिंग इट टू द प्रिंसिपल। तो एजेंट अगर बिलिंग खुद के नाम पे बनवाता है तो उसको हम लोग सप्लाई मानते हैं। आई होप यू रिमेंबर, हम लोग ने देखा था ये केस। अगर इनवॉइस इज इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल हिमसेल्फ तो फिर प्रिंसिपल टू एजेंट को अलग से सप्लाई नहीं मानते, बट अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे अलग से बनता है तो ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है, इवन इफ दिस इज विदाउट कंसिडरेशन। एंड उल्टा भी एरो बना के देख सकते हैं। फिर डेलिक्रेटेड एजेंट वाला भी एक यहाँ पर एक सर्कुलर था। डेलिक्रेटेड एजेंट के केस में क्या होता है कि अगर वो प्रिंसिपल टू एजेंट वाले एक्टिविटी को सप्लाई माना है और फिर डेलिक्रेटेड एजेंट आके कस्टमर को सप्लाई कर रहा है, उसको सेपरेट सप्लाई माना है, और कस्टमर ने डिलेड पेमेंट किया, उसके लिए एजेंट ने कस्टमर से इंटरेस्ट भी चार्ज किया, तो वो सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड हो जाता है इंटरेस्ट, ओके, एज पर सेक्शन 15। तो उस पर भी जीएसटी लग जाता है। लेकिन अगर डायरेक्टली बिल प्रिंसिपल के नाम पे बन रहा है तो फिर इन दैट केस एजेंट टू कस्टमर अलग से गुड्स का सप्लाई तो नहीं हुआ, तो सिर्फ एक सर्विस ऑफ लोन माना जाता है जिसके बदले में इंटरेस्ट का कंसिडरेशन एग्जेम्प्ट होता है। हैव वी स्टडीड दैट कि एडवांसमेंट ऑफ लोन डिपॉजिट्स अगेंस्ट विच कंसिडरेशन इज इंटरेस्ट और डिस्काउंट, दैट इज एग्जेम्प्ट, सीरियल नंबर 27 ऑफ आर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। तो ऐसा। एंड देन लास्ट था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टेब्लिशमेंट अब्रॉड, जिसमें कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई मानते हैं। तो इसका भी हम लोग ने एक चार्ट देखा था कि अगर हम लोग सर्विसेज कंसिडरेशन के साथ बिजनेस के लिए इंपोर्ट करते हैं फिर तो पक्का सप्लाई है। कंसिडरेशन नहीं है, ओके, कंसिडरेशन है चलो और बिजनेस के लिए नहीं है तो भी सप्लाई मानते हैं, क्योंकि सेक्शन 7(1)(b) में अलग से दिया है। अब कंसिडरेशन अगर मिसिंग है तो एक ही केस में सप्लाई मानते हैं, प्रोवाइडेड कि वो बिजनेस के लिए है एंड इंपोर्टेड फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड, तो उसको हम लोग सप्लाई मानते हैं, ओके, एज पर शेड्यूल 1 पैराग्राफ नंबर 4। तो अब आपको देखना है इसके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अपने बुक में है ना, कि कोई पर्सन है उसकी सिस्टर से यूके में जॉब कर रही है, तो अब यहाँ पर रिलेटेड पर्सन का एक स्पेशल पॉइंट था जो अपने को ध्यान देना है। रिलेटेड पर्सन में कौन कौन कवर होता है? हमेशा रिलेटेड पर्सन में ये जो स्पाउस एंड चिल्ड्रन है वो हमेशा कवर होते हैं, और बाकी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स भी है, इनकम टैक्स में नहीं था, ये कब कवर होते हैं? ओनली इफ दे आर डिपेंडेंट। तो अगर आपको अपने कोई ब्रदर से सर्विस मिलती है जो कि फॉरेन कंट्री में है तो वो रिलेटेड पर्सन से नहीं मिली, डोंट वरी, अगर वो सर्विस फ्री में मिलती है बिजनेस के लिए तो भी उसमें टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रदर इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन, वो अदर में आ गया। और अगर क्योंकि वो ब्रदर इंडिपेंडेंट था, अगर आपको सर्विस मिलती है से अपने स्पाउस से जो कि दूसरे कंट्री में, जो कि इंडिपेंडेंट है, वहां पर एस्टेब्लिश्ड है, तो भी वो रिलेटेड पर्सन है, उनसे सर्विस मिलती है तो फिर हम लोग सप्लाई माने। तो सी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर सिस्टर तभी रिलेटेड पर्सन है, अपने रिलेटिव्स है जब वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, एंड जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, खुद का वहां पर कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा असम्पशन लेना है। इसके ऊपर बेस्ड देखा था हम लोग ने, अनसॉल्व में भी था, एक दो क्वेश्चन थे, और सॉल्व में भी मैंने आपको बताया था, है ना, कोई एक सॉल्व क्वेश्चन। देन
शेड्यूल 3 में हम लोग ने क्या देखा है कि कुछ एक्टिविटीज़ को सप्लाई नहीं मानते हैं, नेमली एम्प्लॉय अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट सप्लाई कर रहा है सर्विसेज एम्प्लॉयर को, कोर्ट या ट्राइब्यूनल अगर कुछ फीस चार्ज करते उनके सर्विसेज के लिए उसको सप्लाई नहीं मानते। एमपीज या एमएलएस जो है वो आगे उनको जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है उनकी सर्विसेज का, टेक्निकली वो एम्प्लॉयज़ नहीं है तो वो भी एग्जेम्प्ट है उनकी सर्विसेज। कोई पोस्ट होल्डर है जैसे कि प्रेसिडेंट या गवर्नर या जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन, कॉन्स्टिट्यूशन ने पोस्ट देके रखा है, उसका उनको रेम्यूनरेशन ऑनरेरियम मिलता है, वो सप्लाई नहीं है। देन मेंबर और चेयरपर्सन और डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, क्योंकि टेक्निकली वो एम्प्लॉय नहीं है तो वो ऊपर वाले पॉइंट में कवर नहीं हुए, इसलिए उनके अलग पॉइंट बना दिया। तो जो कोई गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज में अगर कोई पोस्ट होल्डर है तो उसको भी जो रेम्यूनरेशन मिलता है दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। जो सप्लाई ही नहीं है उसको हम लोग टर्नओवर की काउंटिंग में भी नहीं लेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर में भी नहीं लेंगे, और जीएसटी एग्जेम्प्ट है ऐसा नहीं बोलेंगे, वो एक्टिविटी ही सप्लाई नहीं है। समझ रहे हो क्या? देन फ्यूनरल और बरियल से रिलेटेड सर्विसेज प्लस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, है ना, मौत के बाद जीएसटी नहीं लगता है, जो अंतिम क्रिया रहती है उसमें। देन सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि अगर कंप्लीटेड स्ट्रक्चर को बेचा जिसमें कंसीडरेशन पूरी बाद में मिल रही है, किस चीज के बाद में? डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और डेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन, विच एवर इज अर्लियर, वो डेट के बाद में हमको पैसा मिलना शुरू हुआ, तो फिर वो कौन सा केस हो गया? इट इज अ सेल ऑफ बिल्डिंग, वो कंस्ट्रक्शन सर्विस नहीं हुई। और अगर बनती हुई बिल्डिंग का आपने पैसे दिया दैट इज अ केस ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस, उस पर जीएसटी लगेगा, बराबर है। एंड एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग एंड गैमलिंग, क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में आगे भी कवर्ड रहेगा, उस पर जीएसटी लगेगा। तो ये चीजें थी अबाउट दिस पार्ट। देन हम लोग ने पढ़ा था सेक्शन 8 मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई, उसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, ये एक बार देखते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है कि अगर जो सेलर है अगर वो कुछ ऐसे ऐसे आइटम सेल कर रहा है जिसमें कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, ओके, और सबके लिए अलग अलग भी रेट चार्ज कर रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दैट केस सब पे जो सेपरेट जीएसटी का रेट एप्लीकेबल है उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू पे वो लगते जाएगा। बट अगर आप कुछ साथ में सप्लाई कर रहे हो, एक से ज़्यादा बेसिकली गुड्स या सर्विसेज या गुड्स प्लस सर्विसेज, जैसे कि टीवी भी दिया साथ में, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन भी दिया, ये सब भी चार्ज किया, जिसमें अलग अलग रेट वैसे तो लगता है, लेकिन हियर देयर इज अ केस ऑफ अ प्रिंसिपल सप्लाई, है ना, एंड दिस transactions, these activities are bundled in the ordinary course of business and supplied in conjunction with each other, जो वर्डिंग उन्होंने डेफिनेशन में यूज किया है, तो इसको प्रिंसिपल सप्लाई मानते हैं। एंड इसकी टैक्सेबिलिटी होती है एज इफ इट इज द सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब कि जो पूरा कंपोजिट सप्लाई है पूरे के वैल्यू पे कौन सा रेट लगेगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई पे, रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई इज एप्लीकेबल ऑन द टोटल वैल्यू, तो अलग अलग रेट नहीं लगता है एंसिलरी सप्लाईज पे। और अगर कोई अननेचुरल बंडल बनाया गया, ओके, जो कि नॉर्मली साथ में एक साथ नहीं भी बेचे तो चलता है, अलग अलग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, मतलब कि कंपोजिट सप्लाई की टेस्ट मिसिंग है, एब्सेंट है, तो फिर भी सिंगल प्राइस चार्ज किया गया है, तो फिर हम लोग उसको क्या मानेंगे? मिक्स सप्लाई। इसमें आपको वो कैंड फ्रूट जूस, चॉकलेट्स, ये पूरा एक एग्जाम्पल दिया था, एक साथ ये सब दिया है एक पैकेज में, तो वेयर इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, तो वी विल से दैट इट इज अ केस ऑफ मिक्स सप्लाई एज पर सेक्शन 8। मिक्स सप्लाई में क्या होगा? जो हाईएस्ट, इट विल बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ दैट एलिमेंट विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, तो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स पूरे बंडल वैल्यू पे लग जाएगा। वही अगर आपने बंडल किया जो नेचुरली कोर्स में ही बंडल होते तो इट कंटिन्यूज टू रिमेन अ कंपोजिट सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई के लिए इट्स नॉट नेसेसरी दैट सेपरेट प्राइसेस होना चाहिए या सिंगल प्राइस होना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रिंसिपल सप्लाई रहने से फर्क पड़ता है। और मिक्स सप्लाई में इट इज नेसेसरी कि सिंगल प्राइस है और प्रिंसिपल सप्लाई एब्सेंट है, तो हम लोग उसको मिक्स सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कौन सा रेट एप्लीकेबल हो जाता है, तो आपको केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना है कि वो कंपोजिट है या मिक्स्ड है या नॉर्मल रेगुलर वाला सप्लाई है, ना कंपोजिट है ना मिक्स्ड है, ऐसा, तो ये आपको करना है।
उसके अलावा फिर ये जो शेड्यूल नंबर 3 था, इसके अलावा और भी कुछ नोटिफाइड ट्रांजेक्शंस हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शंस वगैरह कैरी आउट करवाती गवर्नमेंटल अथॉरिटीज के थ्रू, तो वो ट्रांजेक्शंस को हम लोग सप्लाई मानते ही नहीं है। याद है क्या? नोटिफाइड ट्रांजेक्शंस। और फिर एक्टिविटीज कवर्ड अंडर 243G एंड 243W, ये जो आर्टिकल 243G एंड W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें लोकल अथॉरिटीज पंचायत के म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शंस रहते हैं। एंड सेकेंडली लिकर का जो लाइसेंस देने का एक्टिविटी रहता है, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड हियर, है ना। जो लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट्स देती है लिकर का लाइसेंस, उसका जो चार्ज मिला उसको भी सप्लाई नहीं मानते हैं। तो ब्रॉडली इतना है। शेड्यूल 2 के बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि इट एंड्स अप ओनली एट द लास्ट पॉइंट कि वेदर वो गुड्स का सप्लाई है या सर्विसेज का है, एंड दैट डज नॉट क्रिएट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन तो अपन कर ही सकते हैं। हाँ, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि पर्सनल एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि पर्सनल कार को मैं सेल कर रहा हूँ तो उसको सप्लाई ही नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस वाली टेस्ट एब्सेंट है। बिजनेस एक ब्रॉड टर्म है which includes any kind of commercial transaction, whether or not for a profit motive, whether or not there is frequency or regularity or continuity। ऐसा बिजनेस की बहुत बड़ी डेफिनेशन देखा था ना। इट इंक्लूड्स एडमिशन चार्जेस वगैरह, इट इंक्लूड्स बहुत सारे एक्टिविटीज, इवन गवर्नमेंट कुछ एक्टिविटीज करती हैं जो उनके फंक्शंस में आती है, उसको भी बिजनेस के स्कोप में कवर किया गया है। तो ऐसा हम लोग ने पूरा देखा है। तो एज फार एज चैप्टर 20 कंसर्न, इसमें इतनी चीजें थी। नाउ कैन वी मूव अहेड देन?